हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके डोज बाय डीके में। दोस्तों आज हम विज्ञान का एक चैप्टर डिस्कस करने वाले जिसका नाम है रक्त समूह, और इसके हम लगभग करेंगे 10 क्वेश्चन। और ये 10 क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन फैक्ट रहेंगे इसके 50+। 50 से ज़्यादा आईएमपी फैक्ट रहने वाले हैं जो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे और सारी के सारी 10 प्रश्न अपन वस्तुनिष्ठ करेंगे, और इससे 50 से ज़्यादा फैक्ट रहेंगे इसमें पूरी क्लास में। आपने कोई भी फॉर्म डाला है सबके लिए महत्वपूर्ण है, तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमारा आज का पहला सवाल है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर और वीनर। इस चार ऑप्शन हैं। चारों ही ऑप्शन अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। किसी न कुछ ना कुछ किया है और अभी तक पेपर में इन्हीं के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका रक्त समूह का अपना आंसर हो जाएगा कि रक्त समूह की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो उनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह की बात करें, कितने रक्त समूह होते हैं? तो 4 रक्त समूह, ए, बी, ए बी और ओ, 4 रक्त समूह होते हैं। ठीक है, अब 3 ऑप्शन और दिए हैं अपने लिए। एक ऑप्शन है विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर और वीनर। इन तीनों ने कुछ ना कुछ तो किया होगा और अभी तक पेपर में इनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो चलो, विलियम हार्वे ने क्या किया? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की है। क्या किया है विलियम हार्वे ने? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है? तो रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब है खून का बहना। ठीक है, रक्त हो जाएगा, परिसंचरण का मतलब होता है चारों तरफ चलना। ठीक है, तो खून है हमारे शरीर में बहता रहता है पूरे शरीर में। तो इसकी खोज की थी सबसे पहले विलियम हार्वे ने। वो बताया था कि खून हमारा क्या है, बंद नसों में बहता है, जिन्हें अपन सिरा और धमनी कहते हैं। ठीक है, तो उसे रक्त परिसंचरण कहा इनने। खून के बहने को रक्त परिसंचरण तंत्र कहा। और एडवर्ड जेनर ने क्या कहा था, और क्या करा इनने? एडवर्ड जेनर ने, तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक का टीका बनाया। ठीक है, टीका बनाने वाले जो इंजेक्शन लगता है ना, टीका उसको बोलते हैं। तो चेचक एक बीमारी होती है। ठीक है, तो उस चेचक का टीका बनाया था सबसे पहले। दुनिया का पहला टीका था चेचक का टीका, जिसे बनाया था एडवर्ड जेनर ने। इसी के कारण इनको क्या कहा जाता है? टीकाकरण का जनक, टीकाकरण का पिता कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। ठीक है, और अगला ऑप्शन हमारा जो है इसमें, वो है वीनर। तो वीनर साहब ने क्या किया था? तो इनने RH फैक्टर की खोज की थी। अकेले ने नहीं की थी, इनके साथ कौन था? कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर, दोनों लोगों ने मिलकर RH फैक्टर की खोज की थी। तो ये 4 ऑप्शन थे, चारों अपने आप में अति महत्वपूर्ण थे। अब आप सोच रहे होंगे ये ब्लड ग्रुप ए बी ओ ये हैं क्या, इनका नामकरण क्यों किया गया, कैसे किया गया? ठीक है, तो जो लैंडस्टीनर साहब थे, जब ये ब्लड ग्रुप चेक कर रहे थे, तो उन्होंने एक व्यक्ति का सैंपल लिया। उसमें देखा कुछ अजीब सी ऐसी आकृति दिखाई दी। ठीक है, ऐसी आकृति दिखाई दी, तो इसको नाम दे दिया उन्होंने ब्लड ग्रुप ए। और फिर एक दूसरे व्यक्ति का उन्होंने चेक किया, तो उसमें कुछ ऐसी आकृति दिखाई दी। तो बोला इससे तो ये डिफरेंट है, चलो इसको नाम दे दिया वी। और जिसमें ये दोनों आकृति एक साथ देखा गई, उसको नाम दे दिया ए बी। और जिसमें ये ऐसी कोई आकृति नहीं दिखाई दी, जिसमें कोई भी ऐसी आकृति दिखाई नहीं दी, उसको नाम दे दिया ओ। इस प्रकार से उनने 4 ब्लड ग्रुप खोजे।
किसी न किसी में मिल ही जाती थी, किसी में ये आकृति मिली, किसी में ये, किसी में आकृति, दोनों में आकृति मिली, किसी में आकृति मिली ही नहीं। तो जिसमें इस तरह की आकृति मिली उसको नाम दिया ब्लड ग्रुप ए, जिसमें इस तरह की आकृति मिली उसको नाम दिया वी, और दोनों आकृति जिसमें मिलेंगी उसको नाम दे दिया ए बी, और जिसमें कोई भी आकृति नहीं मिली उसमें उसको नाम रखा ओ। ठीक है, तो जिसमें और इन्हों को कहा उन्होंने एंटीजन। तो जिसमें ये पाया गया ए एंटीजन, उसका ब्लड ग्रुप का नाम ए ब्लड ग्रुप। जिसमें वी एंटीजन पाया गया उसका ब्लड ग्रुप का नाम वी। जिसमें ए बी दोनों एंटीजन पाए गए उनके ब्लड ग्रुप का नाम रख दिया ए बी। और जिनमें कोई एंटीजन नहीं मिला उनका नाम रख दिया ओ। तो ब्लड ग्रुप समझ में आ गए होंगे। और फिर सोच रहे होगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बोलते हैं, कि मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है या ए पॉजिटिव है कि ओ पॉजिटिव है, ये क्या है। तो जब इंसानों का खून चेक करते करते ख़त्म होने लगा तो इनने फिर एक दिन बंदर का खून चेक कर दिया। बंदर, उस बंदर का नाम था रेशस बंदर, रीशस बंदर, उस बंदर का नाम था रीशस। ठीक है, तो उसी का आर एच लिखा है। ठीक, उसमें एक अजीब सी चीज़ मिली। ठीक है, एंटीजन तो मिला, कुछ अजीब सा दिखा जिसकी वजह से उन्होंने कह दिया, उसको नाम दिया आर एच फैक्टर। उसको नाम क्या दे दिया, रीसस बंक की उनने टेस्ट किया था उसको, तो वो अजीब सी चीज़ दिखी तो उसको नाम दे दिया उनने आर एच फैक्टर। उसी को कहा डी एंटीजन। क्या कहा उसको, डी एंटीजन। तो जिसमें वो डी एंटीजन पाया जाएगा, वो आर एच फैक्टर पाया जाएगा, उनको कहा जाएगा प्लस, और जिनमें नहीं पाया जाएगा उनको कहा जाएगा नेगेटिव। जिनमें पाया जाएगा उनको पॉजिटिव, और जिनमें नहीं पाया जाएगा उनको कहा जाएगा नेगेटिव। ठीक है, एक मैथ चित्र है, उसको देखो, यह है डायग्राम। तो ऊपर लिखा है ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। तो ऊपर वाले जो है ना पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें वो डी एंटीजन या फिर आर एच फैक्टर पाया जाता है, और जिसमें ये नीचे नेगेटिव है इसका मतलब इनमें आर एच फैक्टर नहीं पाया जाता। तो ये हमारा पहला सवाल था, और पहले ही सवाल से इतनी सारी जानकारी मिल गई, लगभग 10 फैक्ट तो बता दिए मैंने एक ही सवाल से, है ना। तो चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और हमारा अगला सवाल है सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं। सर्वदाता, अब ये रक्त देने वाली बात आ गई कि कौन किसको रक्त दे सकता है। तो जो अपन ने भी ब्लड ग्रुप देखे, एक ए एक बी, एक देखा ए बी और एक देखा ओ। तो इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप सभी के लिए ब्लड दे सकता है। ठीक है, ए दे सकता है कि वी दे सकता है कि ए बी दे सकता है कि ओ दे सकता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा रक्त समूह ओ सभी के लिए ब्लड दे सकता है। ठीक है, जैसे बी है तो बी सिर्फ बी वाले के लिए दे सकता है, ए वाले के लिए दे सकता है, ए बी वाले के लिए दे सकता है, और ओ सभी के लिए दे सकता है। तो सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं, ओ को कहते हैं। और ओ में किसे कहेंगे, तो सिर्फ ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव जिसका ब्लड ग्रुप होगा ना वो सबके लिए नहीं दे सकता। सभी के लिए कौन दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होगा वो सभी के लिए दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि जो ओ नेगेटिव है इसका मतलब इसमें वो आर एच फैक्टर डी एंटीजन नहीं होगा। ठीक है, डी एंटीजन नहीं होगा। यदि अपन ने ऐसे व्यक्ति को खून दे दिया जिसमें डी एंटीजन नहीं है, ठीक है, ओ पॉजिटिव उसको अपन ने दे दिया, तो फिर उसमें की लॉक रिलेशन हो जाएगा उसकी एंटीजन में, इसकी एंटीबॉडी। देखो ओ में तो दोनों एंटीबॉडी रहती हैं, ठीक है, ओ में दोनों एक ए की भी एंटीबॉडी रहती है, बी की भी एंटीबॉडी रहती है। तो यदि अपन ओ पॉजिटिव दे दिया उस नेगेटिव वाले को तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं। इसमें बात करें तो ओ नेगेटिव सभी के लिए दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, सिर्फ एंटीबॉडी अकेली होती हैं ओ नेगेटिव में, और इसमें आर एच फैक्टर
या फिर आर एस फैक्टर होता ही नहीं, जो डी एंटीजन जिसे अपन कहते हैं, तो कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। और अब अगली बात आ जाती है, यदि एक ब्लड ग्रुप सबके लिए खून दे सकता है तो कोई एक ब्लड ग्रुप ऐसा होगा जो सबसे खून ले सकता होगा। ठीक है, तो सबसे खून लेने वाले ब्लड ग्रुप का नाम क्या है? उसका नाम है ए बी पॉजिटिव। तो जो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, इसको सर्वग्राही कहते हैं, क्योंकि ये सभी से खून ले सकता है। इसको खून ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ठीक है, ओ भी दे सकता है, सबसे खून ले सकता है। तो इसको क्या कहा जाता है? सर्वग्राही रक्त समूह। ठीक है। चलो एक टेबल देखते हैं अपन कि कौन किसको खून दे सकता है और कौन किससे खून ले सकता है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा, वो ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। और ले किस किस से सकता है? तो ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव से तो ले सकता है, और ओ पॉजिटिव से ले सकता है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव से ले सकता है तो ओ पॉजिटिव से ले सकता है, और ओ नेगेटिव तो सबको दे सकता है, तो ओ नेगेटिव हो गया। और जो ए पॉजिटिव है, ये ए नेगेटिव से ले सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? आर एस फैक्टर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसका भी ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, वो ए पॉजिटिव वाले से ले सकता है, ए नेगेटिव वाले से ले सकता है, ओ पॉजिटिव वाले से ले सकता है, और ओ नेगेटिव वाले से ले सकता है। ये बी से नहीं ले सकता, ना बी पॉजिटिव से ले सकता है, ना बी नेगेटिव से ले सकता है। ठीक है, समझ में आया? और दे किसे सकता है ये? तो जिसका पॉजिटिव होगा उसको दे सकता है ए। देखो, तो ए पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति। और जिसका ब्लड ग्रुप रहेगा ओ पॉजिटिव, तो ये सिर्फ पॉजिटिव वालों को देगा। सर्वदाता तो है, देगा सभी को, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव वालों को। तो ओ पॉजिटिव वाला ओ पॉजिटिव वाले व्यक्ति को दे देगा, ए पॉजिटिव को दे देगा, बी पॉजिटिव को दे देगा, और ए बी पॉजिटिव को दे देगा। किसी भी नेगेटिव वाले व्यक्ति को ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति खून नहीं दे सकता। तो बात करें ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति किस किस से खून ले सकता है, तो ओ पॉजिटिव वाले से ले लेगा और ओ नेगेटिव वाले से। इसके अलावा ही किसी से खून नहीं ले सकता। सिर्फ ओ पॉजिटिव वाले व्यक्ति ओ पॉजिटिव वाले से लेगा और ओ नेगेटिव वाले से लेगा। बी पॉजिटिव की बात करें, तो जिसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, ठीक है, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो मैं किस किस को खून दे सकता हूँ? तो जिसका बी पॉजिटिव होगा उसे खून दे सकता हूँ, और जिसका ए बी पॉजिटिव होगा, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होगा, उसको खून दे सकता हूँ। ठीक है, और किसी को नहीं दे सकता। और ले किस किस से सकता हूँ? तो बी पॉजिटिव वाले से भी मैं ले सकता हूँ, वी नेगेटिव वाले से भी ले सकता हूँ, और ओ पॉजिटिव वाले, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव वाले से भी ले सकता हूँ, और ओ नेगेटिव वाले से ले लूँगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं 4 ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से ब्लड ले सकता हूँ। फिर ए बी पॉजिटिव की बात करें, कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है। ए बी पॉजिटिव मतलब अभी इसमें वो आर एच फैक्टर, जो अभी बताया मैंने, आर एच फैक्टर डी एंटीजन उपस्थित है, उसी के कारण अपन प्लस पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति किसको खून दे सकते हैं और किससे खून ले सकते हैं? तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, वो सिर्फ ए बी पॉजिटिव वाले से ही ब्लड लेगा, और किसी से ब्लड नहीं लेगा, नहीं दे सकता है उसको, किसी को नहीं दे सकता ये। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, वो सिर्फ ए बी पॉजिटिव वाले को ही ब्लड दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता। यदि इसने ए वाले को दे दिया तो इसमें तो बी वाला एंटीजन भी है, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, यदि बी वाले को दे दिया तो इसमें ए का एंटीजन है, तो वो मर जाएगा, क्योंकि दोनों एंटीजन पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, ओ को दे दिया तो भी इसको समस्या आ जाएगी। तो सिर्फ ए बी पॉजिटिव वाले को ही ब्लड दे सकता है। और ले किस किस से सकता है? ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति ले किस से सकता है? तो एवरीवन, इसको कोई भी खून दे सकता है। इसको कहेंगे अपन गरीब ब्लड ग्रुप, गरीब है ये सबसे। ठीक है, इसको कोई भी आ जाए खून दे देगा, ये किसी से भी मना नहीं करेगा। फिर ए पॉजिटिव की बात करें,
तो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, पॉजिटिव तो बता दे ऊपर, अब ए नेगेटिव है ये, ए नेगेटिव किस किस को खून दे सकता है? ए पॉजिटिव वाले को दे देगा, जिसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव होगा उसको भी दे देगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव वाले को वैसे ही दे सकता है, ए पॉजिटिव वाले को भी ये दे सकता है। क्यों दे सकता है ये पॉजिटिव वाले को? क्योंकि इसमें आर एच फैक्टर है ही नहीं, उसमें चला जाए या ना चला जाए कोई परेशानी नहीं है। तो ए नेगेटिव वाला ए पॉजिटिव वाले को दे सकता है, और ए नेगेटिव वाले को भी दे सकता है, और ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है ये, ठीक है। ए बी पॉजिटिव को दे सकता है ए नेगेटिव वाला, ठीक है, और ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है। और ले किस किस से सकता है? तो सिर्फ ये लेगा तो जिसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव होगा उससे अकेला ले सकता है, किसी भी पॉजिटिव से नहीं ले सकता, ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी इसको। और ओ नेगेटिव से ले सकता है, क्योंकि ओ नेगेटिव तो सर्वदाता है, किसी को भी खून दे सकता है। अमीर ब्लड ग्रुप है, गरीब ए बी पॉजिटिव, अमीर ओ नेगेटिव, ठीक है। फिर अगला है अपना ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव किसी ब्लड ग्रुप दे सकता है? तो एवरीवन, प्रत्येक को, ठीक है। ये सभी ब्लड ग्रुप में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है और किससे ले सकता है। तो अपने आप में ये 10-15 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से, इसलिए पूरी टेबल को बता रहा हूँ अच्छे से। तो जो जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है वो सभी के लिए ब्लड दे सकता है, और सिर्फ ले किससे सकता है? तो ओ नेगेटिव वाले व्यक्ति से ही ले सकता है। ले और ले किसी से नहीं सकता, दे सबको सकता है, ले किसी से नहीं सकता। दो दो ब्लड ग्रुप और बचे हैं, एक बी नेगेटिव, तो बी पॉजिटिव को दे देगा, बी नेगेटिव को दे देगा ये, ए बी पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव को दे देगा, ठीक है। और जो ले किससे सकता है? तो वी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ले सकता है, नेगेटिव वाले सिर्फ नेगेटिव वाले से। लास्ट है ए बी नेगेटिव, किससे लेगा? तो ए बी पॉजिटिव से भी, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है ये ए बी नेगेटिव वाला, और ए बी नेगेटिव वाले को तो वैसे भी दे सकता है, तो ये दो लोगों को दे सकता है। और ले किससे सकता है? तो जिसका भी ब्लड ग्रुप नेगेटिव में है उससे बस ले सकता है। ओ नेगेटिव हो गया, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव और ए बी नेगेटिव। तो ये हो गया कौन से ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको खून दे सकता है और किससे खून ले सकता है। तो इसी से हमारा एक अगला सवाल बनने वाला है, और वो अगला सवाल क्या है? बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे ब्लड ले सकता है? रक्त समूह ए पॉजिटिव वाले व्यक्ति से, रक्त समूह ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति से, वी नेगेटिव वाले व्यक्ति से, या फिर ओ पॉजिटिव वाले व्यक्ति से। तो अभी मैंने बताया जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है वो किसी भी पॉजिटिव वाले व्यक्ति से ब्लड नहीं ले सकता। तो पहला ऑप्शन कैंसिल, दूसरा भी ऑप्शन कैंसिल, और आखिरी ऑप्शन भी कैंसिल। तो इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, और वही हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का सही आंसर। तो बी नेगेटिव वाला व्यक्ति सिर्फ बी नेगेटिव ब्लड वाले व्यक्ति से ही ब्लड ले सकता है। समझ में आ गया इतना? ठीक है, देखो डायग्राम भी देख लो। अभी मैंने पिछली स्लाइड में इसको डिस्कस किया था किसको दे सकता है। तो बी नेगेटिव वाला जो व्यक्ति है ये किससे खून ले सकता है? तो वी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ले सकता है, दो लोगों से बस ले सकता है। तो इसमें ओ नेगेटिव ऑप्शन है नहीं, तो वी नेगेटिव अपना सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इतनी जानकारी इस प्रश्न से मिल गई। अगला सवाल है रक्त का लाल रंग। रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हेपेरिन, बिलीरुबिन, हीमोग्लोबिन या फिर लाइकोपेन। चार ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। तो हेपेरिन क्या होता है, बिलीरुबिन क्या होता है, लाइकोपिन क्या होता है, ये भी कुछ ना कुछ काम करते होंगे।
तो जो हेपेरिन है ये खून को जमने से रोकता है। ठीक है, हेपेरिन नहीं होता तो हमारा खून जम जाता, शरीर में चल फिर नहीं पाता, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती तो मर जाती। ठीक है, मृत्यु हो जाती है। तो हेपेरिन है, जब तक हेपेरिन काम करेगा खून नहीं जमेगा। तो हेपेरिन का काम क्या है? खून को जमने से रोकता है। बिलीरुबिन, ये जो प्लाज्मा होती है ब्लड में, खून में प्लाज्मा होता है ना, तो प्लाज्मा का पीला रंग जो होता है इसी के कारण होता है। बिलीरुबिन के कारण ही क्या होता है? प्लाज्मा का पीला रंग होता है। और लाइकोपीन के कारण क्या होता है? तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। ये 4 ऑप्शन थे। 3 फैक्ट एक्स्ट्रा पता चल गए कि हेपेरिन खून को जमने से रोकता है, बिलीरुबिन के कारण प्लाज्मा का पीला रंग होता है, और लाइकोपीन के कारण क्या होता है? टमाटर का लाल रंग, और हीमोग्लोबिन के कारण खून का लाल रंग होता है। अगला सवाल है, रक्त होता है संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक। अब संयोजी ऊतक क्यों है रक्त? ऊतक क्या होता है? तो पहले बात तो ये समझना होगा। ठीक है, ऊतक क्या होता है? सबसे पहले बात करें कि शरीर की या फिर मानव जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। कोशिका मनुष्य के जीवन की सबसे छोटी इकाई है। तो जब एक समान काम करने वाली कोशिकाएं, ठीक है, मिल जाती हैं तो क्या बना लेती हैं? एक ऊतक। तो समान काम करने वाली कोशिकाएं ऊतक का निर्माण करती हैं। तो रक्त क्या है? एक प्रकार का ऊतक। और कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्यों कहा? क्योंकि शरीर की ये सभी भागों को आपस में कनेक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है, इसलिए इसको कहा जाता है। ठीक है, तो जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका हो गई। और रक्त को संयोजी ऊतक क्यों कह रहे हैं? तो रक्त जो है मानव शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है। रक्त बहता रहता है ना, दिमाग में भी जाता है, हार्ट में भी जाता है, फेफड़ों में भी जाता है, किडनी लीवर हर जगह रक्त जाता है ना। तो ये जोड़ के रखता है, एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ के रखता है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? रक्त को संयोजी ऊतक। और डीप में जाएं तो इसे कहा जाता है तरल संयोजी ऊतक। तरल क्यों? क्योंकि ये पतला होता है, इसलिए इसको तरल आगे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो चल अगला सवाल। फिर अगला सवाल है, रक्त का लगभग कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? ठीक है, आपको पता है कि रक्त में, ब्लड में होता क्या क्या है? रक्त में क्या होता है? एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, एक होती हैं प्लेटलेट्स, ये क्या होती हैं? प्लेटलेट्स। और एक होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो इसमें अपन को बताना है रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। तो आधे से ज़्यादा प्लाज्मा होता है। इस सवाल का अपना सही आंसर क्या होगा? इस सवाल का अपना सही आंसर होगा 55%। 55% क्या होता है ब्लड में? अपना प्लाज्मा होता है। ठीक है, और प्लाज्मा नाम सुना होगा आपने, जब पदार्थ की अवस्था पढ़ते हैं, पदार्थों की अवस्था पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। तो प्लाज्मा, यही प्लाज्मा है जो पदार्थ की चौथी अवस्था है और खून में पाई जाती है। ठीक है, तो खून का लगभग कितना परसेंट? तो 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा दिख रहा है ना आपको इसमें, ये इमेज दिख रही है, इसमें प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा कौन सा भाग है? तो अभी उसमें पढ़ा था क्वेश्चन में कि प्लाज्मा का जो रंग है वो बिलीरुबिन के कारण कैसा होता है? पीला। तो ये जो पीला पीला भाग दिख रहा है यही क्या है? अपना प्लाज्मा है। ठीक है, किसके कारण होता है ये बता ही दिया। तो प्लाज्मा का रंग पीला होता है, किसके कारण होता है? तो ये बिलीरुबिन के कारण ही पीला होता है। और ये नीचे दिख रहा है ना काला काला, ये क्या है? तो फिर ये काला काला,
इमेज में काला दिख रहा है, वैसे थोड़ा रेड दिखेगा। ठीक है, तो यही है रक्त कणिकाएं। क्या है? ऐसी स्थिति कब बनती है? जब अपन ब्लड निकालते हैं, अपना टेस्ट करने के लिए ब्लड जाता है ना, तो ब्लड निकालते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में भरते हैं और इसको 360 डिग्री से, ठीक है, 360 डिग्री से ऐसा जोर जोर से ऐसे घुमाया जाता है मशीन में डाल के। तो जो अपना रक्त का ठोस पार्टिकल होता है, ठीक है, ठोस कण होते हैं, वो नीचे जम जाते हैं, और जो तरल होता है वो ऊपर तैरने लगता है। ठीक है, तो ऊपर वाला हिस्सा ये पीला पीला दिखता है, जिसे कहते हैं प्लाज्मा, और नीचे वाला हिस्सा जो जम जाता है इसे कहते हैं अपन रक्त कणिकाएं, ब्लड कार्पल्स। ठीक है, और ये इसी में ही है जो काला काला दिख रहा है, इसमें WBC, RBC और प्लेटलेट्स होती हैं, और ये प्लाज्मा अलग होता है। तो आधे से ज़्यादा प्लाज्मा होता है, तो 55% प्लाज्मा होता है ब्लड में। इतने सैंपल से देख के पता ही है चला अपन को। ठीक है, तो इतनी जानकारी इस सवाल से मिल जाएगी अपने लिए। फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? अभी ब्लड में प्लाज्मा देखा, प्लाज्मा में अपन जल देखेंगे, है ना। तो प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में जो होगा ना, 100% चीज़ें होगी। तो इन 100% में जल कितना होता है ये बताना है। 90%, 55%, 80% या फिर 50%। तो इसका सही आंसर होगा 90%। प्लाज्मा में जल कितना होता है? 90% जल होता है प्लाज्मा में। ठीक है, फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का, मतलब रक्त की स्कंदन, मतलब रक्त का थक्का, रक्त का स्कंदन, स्कंदन बात एक ही होती है, बनाने के लिए अनिवार्य है। यदि ये नहीं होगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। और कब? जब चोट वगैरह लग जाती है तो ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, खून निकलना। तो वो जम क्यों जाता है? क्योंकि अपने यहाँ एक शरीर में विटामिन होना चाहिए, और वो विटामिन कौन सा होना चाहिए? तो विटामिन ए ऑप्शन है, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। इसका सही आंसर अपना विटामिन के होगा, तो ही रक्त का थक्का बनेगा। और विटामिन के यदि नहीं है, काम नहीं कर रहा, तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त बहता चला जाएगा, और धीरे धीरे पूरा रक्त जब निकल जाएगा तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। देखो, रक्त का थक्का क्या होता है बॉडी पे? जब आपको ऐसा बिलू बिलू, ठीक है, निशान बनने लगे, तो समझ जाना वहाँ पे क्या हो रहा है, रक्त इकट्ठा हो रहा है, वहाँ पे बह नहीं पा रहा है, रक्त रुक गया है वहाँ पे। ठीक है, वो थक्का बन गया है। तो इससे यही पता चलता है, तो जल्दी से जल्दी उसका इलाज करा लें। ठीक है, और नसों में कैसे फंस जाता है तो वो अगली इमेज में देख लो। तो ये है अपनी धमनी हो गई, या फिर धमनी होगी, तो धमनी लाल रंग की होती है। इसमें जब क्या होता है, ऐसा कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है, तो खून इकट्ठा होने लगता है, और जब खून इकट्ठा हो जाता है तो वो बहुत सारा हो जाता है वहाँ पे। और जब इकट्ठा हो जाता है तो कुछ इस तरह दिखाई देने लगेगा, शरीर के ऊपर काला काला नीला नीला दिखाई देने लगता है। तो समझ जाएगा ना कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड का थक्का बन रहा है। ठीक है, तो जल्दी से उसका इलाज करा लें, अपन उसको ख़त्म करा दें, या तो फिर उसको निकाल लो, उसको जैसे भी बने उसका इलाज करा लें। ठीक है, अगला सवाल, इसके मौजूदगी के कारण, ये किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? लो, ये आ गया। अभी दूसरा क्वेश्चन पढ़ा था अपन ने कि शरीर में रक्त को जमने से कौन रोकता है, मतलब रक्त को जमने नहीं देता। चार ऑप्शन, फाइब्रिन, हेपेरिन, हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा अपना? हेपेरिन खून को जमने से रोकता है, ये खून को जमने नहीं देता। तो हेपेरिन बनता कहाँ है शरीर में? तो हेपेरिन का निर्माण लीवर में होता है। ठीक है, हेपेरिन का निर्माण लीवर में होता है। आखिरी सवाल है हमारा, लाल रक्त कोशिकाओं के लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? मतलब RBC मतलब खून, खून कहाँ बनता है? हृदय में, अस्थिमज्जा में, मस्तिष्क में, या फिर फेफड़ों में।
तो इसका सही आंसर होगा अस्थि मज्जा। खून कहाँ बनता है? अवस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा बनता है। अस्थि मज्जा पता है क्या होती है, कहाँ बनता है ये खून? ठीक है, अस्थि मज्जा मतलब शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है, उसी में होता है। इमेज देख लीजिए, ये है। इस हड्डी को, ये सबसे बड़ी हड्डी फीमर की जांग की हड्डी है, जिसका नाम फीमर। इसको अपन काटेंगे तो कुछ इस तरह दिखाई देगा, इसी को कहते हैं अपन अस्थि मज्जा। ठीक है, तो ये थी हमारी 10 सवाल। कैसी लगी आपको क्लास? दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। जय हिंद।